फैसल साहब, ये थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि ये जो जंग होती है ये गेम ऑफ नर्व्स होती है। ये इसके अंदर जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ किए जाते हैं, आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, मुखालिफिन के दरमियान में बयानबाजी भी होती है। भला हो ये जो सोशल मीडिया है इसका ट्रुथ सोशल भी मौजूद है, ट्विटर भी मौजूद है, दीगर ज़राए भी मौजूद है जहाँ पर जो है वो जंग लड़ी जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आप क्योंकि ईरान में रहे हैं 2015 से 2018 तक, इस अरसे के दौरान आपने ईरान को बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि डिमांड्स में फ़र्क क्या है अमेरिका और ईरान की? वो बुनियादी क्या फ़र्क है जिसकी वजह से ईरान नहीं मान रहा है? अबनाए हुर्मुज़ दोनों की मुश्तरका डिमांड है, एक का अपना मुफाद है, दूसरे का अपना मुफाद, लेकिन डिफरेंस क्या है वो बुनियादी जिसकी वजह से ईरान नहीं मान रहा है? और देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान साहब के क्या ये ईरान अमेरिका की एक्चुअली जंग है या फिर ये ईरान इजराइल की जंग है आपकी नजर में? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे सवालात हो गए, ये थोड़ा सा दायरा बढ़ गया। देखिए, एक तो पहली बात है कि ईरान दो काम बड़े इंपॉर्टेंट कर रहा है जी। एक तो उसने जंग लड़ी है और जंग के बाद जो वो मुज़ाकरात कर रहा है, ये दोनों को अगर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दोनों बड़े अहम काम हैं। ईरान जो जंग लड़ रहा था, ये हर उस मुल्क के लिए जंग लड़ रहा था जिसके खिलाफ बगैर वजह के जारियत की जा सकती हो। अब ईरान देखिए, पिछले साल भी बातचीत कर रहा था, इस साल भी बातचीत कर रहा था, और ये खबरें आ रही थी कि बातचीत मुस्बत थी, ईरान आगे बढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें मान रहा था, उसके बावजूद उस पर हमला कर दिया गया और एक झूठा नैरेटिव बनाया गया उसके खिलाफ कि 1 महीने के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के अटैक करने वाला था इसराइल पे और अमेरिका। यानी अगर आपको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कितना टाइम लगता है, फिर उसको टेस्ट करने में, उसको मेट करने में, उसके डिलीवरी सिस्टम के साथ, और आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने में वो ये करने फैसल भाई, पता तो सब होगा, जाहिर है वो खुद ये सारे एटम बम बना कर बैठे हैं, लेकिन बयानिया बनाने वाली और झूठा बयानिया वाली बात आपकी सही लगती है इस मामले में? जी प्लीज इतना मतलब इसका मतलब है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ आप कोई भी बयानिया बना के उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, जारियत कर सकते हैं। तो ईरान ने अगर घुटने नहीं टेके तो उन तमाम ममालिक के लिए नहीं टेके जो कि कल जिनके ऊपर बगैर किसी वजह की जारियत की जा सकती हो। अब ईरान जो मुज़ाकरात कर रहा है और अपनी डिमांड्स पेश कर रहा है और अमेरिका की डिमांड्स नहीं मान रहा है, देखिए ईरान की सारी डिमांड्स को आप देखिए, वो किसी न किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर हैं, वो किसी न किसी यूएन चार्टर की शिक के मुताबिक है, वो यूएन क्लॉज की शिक के मुताबिक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के मुताबिक है। तो ईरान ये कहता है कि आप मेरे साथ बातचीत करें और ये जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है इसको सामने रख के करें। फॉर एग्जांपल एनपीटी का मेंबर होने के नाते ईरान 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है फॉर पीसफुल पर्पसेस। अच्छा, वो 3.67% पे राजी है क्योंकि जेसीपीओ में 3.67% पे वो कर सकता था। मिनिमल रिक्वायरमेंट है, मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है। ये कहते हैं कि आप 0% करेंगे, यानी आपसे वो हक ही छीन रहे हैं हम जो आपको एनपीटी ने दिया है। अच्छा, ईरान कहता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मैं टोल लगाऊंगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसकी मसूद खान साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल आपकी कोस्ट से सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल, तकरीबन 21-22 तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है जिसके ऊपर आपकी जुरिस्डिक्शन होती है, आपकी, यानी उसके सी बेड पे भी, सी के ऊपर भी, फजा में भी, पानी के अंदर भी, हर चारों जहत में आपकी जुरिस्डिक्शन होती है। तो ईरान कहता है कि भाई अगर ये मेरे टेरिटोरियल वाटर्स में आती है तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए और मेरे लॉस लगने चाहिए इसमें, ये भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर है। ठीक है, ये बात कहना कि जी क्योंकि स्ट्रेट है, इंटरनेशनल वाटरवे है, तो इसको खुला रखना चाहिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये लॉ नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है मुल्कों के बीच में। लेकिन जो ईरान एम कर रहा है वो लॉ है, वो एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है जिसके तहत उसको ये इख्तियार दिया गया है। अमेरिका की डिमांड्स देख लीजिए सारी जी। अमेरिका कहता है जी आप अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट 0 कर दीजिए, अपने इससे महरूम हो जाए हक से, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज कम कर दें, आप अपनी रिजीम चेंज कर दें हमारी वजह से। यानी तमाम वो उनकी डिमांड्स हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, यूएन चार्टर, इससे बाहर है। तो अगर ईरान ये डिमांड्स मान लेता है तो कल को अमेरिका किसी और को डिक्टेट करेगा कि जी आप 10% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं कर सकते, आप इतनी रेंज से ज्यादा का मिसाइल नहीं बना सकते,
आपकी हुकूमत हमें पसंद नहीं है, इसको कर दें, क्योंकि मैंने ईरान में ये काम करवा दिया। अच्छा, तो ईरान और अमेरिका की डिमांड में बेसिक फर्क है। फैसल साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि वे फॉरवर्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अब जिस नुक्ते के ऊपर मामलात रुक गए हैं आके और जो हमें एक तातुल दिखाई दे रहा है इस वक्त गुफ्तगू के अंदर, गो कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल जारी रखा हुआ है, सालिसी का अमल जो है वो जारी रखा हुआ है, तो इस तातुल के पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा ईरान को, क्या करना होगा अमेरिका को, और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें? देखिए, दोनों के दरमियान। और फैसल साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया जी। तला साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जंग अमेरिका और इजराइल दोनों की है। अमेरिका जिस टाइम फ्रेम में आया है, जिस तैयारी के साथ आया है, वो चीज़ें इजराइल को ज़्यादा सूट करती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का अमेरिका का अपना भी था। और अगर मैं मतलब टाइम की कमी की वजह से मजीद वजाहत में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो 2 नवंबर 2025 में आई है, जी। उसमें जिक्र किया गया है इस रीजन का। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका का यहाँ आने का था। टाइमिंग गलत थी, तैयारी गलत थी, अंदाजे गलत थे। ये सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ। जो आपने बात की है कि मुज़ाकरात, देखिए दोनों में डिस्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, और उस डिस्ट्रेस में सबसे अच्छा काम दोनों ने ये किया कि पाकिस्तान को चूज किया है, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रस्ट दोनों के साथ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी है, लड़ाई भी की है पाकिस्तान ने, मुज़ाकरात भी किए हैं, मुआहदे भी किए हैं, तो पाकिस्तान के पास एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, पाकिस्तान इस खित्ते में रहता है तो उसको पता है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो इसके क्या शदीद असरात होंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है। तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे मौजू मुल्क है जो कि इन दोनों को करीब ला सकता है, एक दूसरे को समझा सकता है, और इन दोनों को एक पॉइंट पे राजी कर सकता है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान इसी चीज पे तवज्जो मरकूज, पाकिस्तान का अपर हैंड है यकीनी तौर पर इसके ऊपर। तला, आप क्या एग्री करते हैं जो रेयर एडमिरल फैसल साहब ने कहा है कि जो वे फॉरवर्ड है उसके लिए क्या आपके ख्याल में मामले को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? मुख्तसरन प्लीज क्लोजिंग की। मैं अग्री करता हूं फैसल साहब की इस बात से कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मौजू मुल्क है, इसलिए कि चाइना भी हमारे पीछे है, इसलिए कि सऊदी अरब भी हमारे पीछे है, इसलिए कि रशिया भी हमारे पीछे है। दुनिया की वर्ल्ड पावर्स इस वक्त पाकिस्तान के पीछे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की आज दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंस बन चुकी है। एट द सेम टाइम जो बात अभी इन्होंने मेरे सवाल के जवाब में भी कही फैसल साहब ने कि यूएस सेंटकॉम या उनकी स्ट्रैटेजी की तरफ से 2025 में ये वाजे किया गया है। मैं इनफैक्ट कहूंगा कि जो जूइश लॉबी है फैसल साहब, उसने तो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को कब से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उन्होंने तो बच्चों के स्कूल के सिलेबस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व जो डॉलर छाप के अमेरिका को देती है, उसको जूइश लॉबी ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो अमेरिका में जितनी भी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, जितने भी बड़ी बड़ी ओहदे हैं, अहम लोग हैं, उनकी इकोनॉमी है, वो तकरीबन तमाम तर जूइश लॉबी के कंट्रोल में है। तो इसीलिए उनके लिए ये स्ट्रैटेजीज बनवाना यूएसए इज अ पीस ऑफ केक। और जो बात मेरी बहन नैयर आपने कही, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो यही है इनरिच्ड यूरेनियम। बाकी जो जितनी भी शराइत थी उसके ऊपर तकरीबन एक एग्रीमेंट हो गया है कि हम मिडिल वे फाइंड करके खड़े हो गए कि ठीक है हम मान लेंगे। लेकिन बात वही है कि आज आप बताइए मुझे मेरी बहन कि हम अगर भारत की आंखों में आंखें डालकर उसको बताते हैं कि हमारी ताकत क्या है, बुनियादन महसूस में हमें याद दिलाते हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास न्यूक्लियर डेटरेंस है। अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होता तो वो अपनी सारी ताकत लेकर हमारे पर हमला आवर हो जाते, लेकिन उनको मालूम है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। जो बात हमारी डीजी ISPR साहब ने कही थी कि दुनिया को आज तक मालूम ही नहीं है कि किसी न्यूक्लियर पावर के साथ जंग लड़ने का मतलब क्या होता है। ये रियलाइजेशन जो है ये ईरान के पास भी मौजूद है, इसीलिए वो समझता है कि आबनाए हुर्मुज़ की क्या अहमियत है, वो जो न्यूक्लियर पावर है उसकी क्या अहमियत है, और इसीलिए वो अपने जो मुज़ाकराती नुकात हैं उनके ऊपर डटा हुआ है।